स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और सीखते हैं। लिहाजा इन लेक्चर्स को आप गौर से सुने और नोट करें ताकि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। So question number 1 is what is chemistry या define chemistry। केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में इल्म हासिल करते हैं। मैटर क्या चीज़ है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के खसूसियात, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन कहते हैं तरकीब को कि कोई चीज़ बना है तो उसमें क्या क्या शामिल है और कितना कितना शामिल है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। और मैटर के चेंजेस, केमिकल चेंजेस जो मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, या सिंपली यू कैन से द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर के बारे में इल्म हासिल करने को केमिस्ट्री कहते हैं। मैटर क्या है तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी सुने, हर वो शे जिसका वज़न हो और जगह गिरता हो उसको हम कहते हैं मैटर। हर वो शे जिसका वज़न हो और जगह गिरता हो उसको हम कहते हैं मैटर। और मैटर के बारे में इल्म हासिल करने को केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो आप यहाँ पर सिर्फ अपने नाम याद रखते हैं, लेकिन इनके डेफिनेशंस भी याद होने चाहिए इन ब्रांचेस के। सो फर्स्ट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है, केमिस्ट्री का मेन ब्रांच है, सही है। सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री एंड सिक्स्थ वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री के ब्रांचेस है, इनके नाम याद होने चाहिए और इनके डेफिनेशंस भी याद होने चाहिए। आपसे अगर कोई पूछे डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, तो इनके ब्रांचेस के डेफिनेशंस भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैटर। व्हाट इज मैटर या डिफाइन मैटर। तो इसका आंसर है एनीथिंग विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। हर वो शे जो वजन रखता हो और जगह घेरता हो उसको हम मैटर कहते हैं। उर्दू में हम कहते हैं मादा और इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। हर वो शे जो वजन रखता हो और जगह घेरता हो। एग्जाम्पल्स क्या है मैटर के, तो डिस्क, चेयर, बैग, टेबल, ब्लॉक हो गया जिससे हम बिल्डिंग बनाते हैं, क्लोथ्स हो गए हमारे, डस्टर हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, ऑयल, पेट्रोल, या आपको जितने भी चीज़ें ज़्यादातर आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो तमाम के तमाम मैटर होती है, मैटर है, क्योंकि इनका वज़न भी है और जगह भी घेरते हैं। इसी तरह हवा है, हवा, एयर, तो एयर इज़ अ मैटर, क्योंकि एयर, हवा जो भी गैस है उसका वज़न भी है और वो जगह भी घेरता है। तो इसीलिए कोई भी गैस हो वो मैटर होगा, वज़न भी होता है उसका और जगह भी घेरता है। तो इसीलिए हवा या कोई भी गैस मैटर में शामिल होगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट व्हाट आर नॉट मैटर। कोई ऐसा एग्जांपल बता दें जो कि मैटर नहीं है। दुनिया में हमने तो जितने भी नाम अभी ले लिए तो ये तमाम के तमाम मैटर है। क्या मैटर नहीं है दुनिया में,
कौन सी चीज़ है जो कि मैटर नहीं है? तो रिमेंबर दिस कि एनर्जी इज़ नॉट अ मैटर। एनर्जी मैटर नहीं है। एनर्जी में क्या शामिल है? एनर्जी की बहुत सारी किस्में हैं। साउंड एनर्जी है। सनलाइट की रेज, सही, रेज ऑफ सनलाइट, सही, ये भी एनर्जी है। ओके, बल्ब जो है या एनर्जी सेवर, इसकी रोशनी, ये भी एनर्जी की किस्म है। तो एनर्जी की जितनी भी किस्में हैं ये मैटर नहीं है। एनर्जी इज नॉट अ मैटर। तो समझे, दुनिया में दो चीजें हैं, एक मैटर है और एक एनर्जी है। एक मैटर है और एक एनर्जी है। मैटर के बारे में इल्म हासिल करने को केमिस्ट्री कहते हैं। और फिजिक्स क्या चीज है? द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। दुनिया में दो चीजें हैं, मैटर और एनर्जी, दोनों के बारे में इल्म हासिल करने को फिजिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन इज कॉल्ड फिजिक्स। और सिर्फ द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? मादा की हालतें कितनी हैं? तो मादा की 4 हालतें हैं। मादा की 4 हालतें हैं। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये याद रखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर की हमने बात कर ली, 4 या 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो काइंड्स ऑफ मैटर कितनी है? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मैटर? तो याद रखें, काइंड्स ऑफ मैटर 3 है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर। नंबर 1 इज एलिमेंट, नंबर 2 इज कंपाउंड, नंबर 3 इज मिक्सचर। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 किस्में होती है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये 3 टाइप्स ऑफ मैटर है या काइंड्स ऑफ मैटर है। दुनिया में जितना भी मैटर है, या तो वो एलिमेंट होगा, आपको जो भी नजर आ रहा है, कोई भी चीज मैटर हो तो या तो वो एलिमेंट होगा, या कंपाउंड होगा, या मिक्सचर होगा। इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा। एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर इज इम्प्योर। एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों खालिस चीजें होती है, खालिस शे है, खालिस अशिया होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर जो है ये इम्प्योर होता है, ये नाखालिस होता है, नाखालिस होता है, इम्प्योर होता है मिक्सचर। आपसे क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एन एलिमेंट? क्या आपने कभी एलिमेंट देखा है? अपने आंखों से देखा है आपने कभी एलिमेंट? क्या आपने कभी एलिमेंट को देखा है? से तो इसके एग्जाम्पल दे दें। तो यस, आपने एलिमेंट को देखा है। कौन कौन से एलिमेंट्स आप देख चुके हैं अपने डेली लाइफ में? डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप कौन कौन से एलिमेंट्स को देख चुके हैं? तो गोल्ड एलिमेंट है, सोना हम देख चुके हैं। आयरन, लोहा एलिमेंट है, हर जगह आपको नजर आता है, दरवाजे बने हुए हैं, ग्रिल्स बने हुए हैं। तो लोहे से बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, ये एलिमेंट है। सिल्वर एलिमेंट है, जिससे हम जेवरात बनाते हैं, अंगूठियां बनाते हैं, सही है, तो सिल्वर भी एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट है। कार्बन कोयले की शक्ल में आप लोग देखते हैं, बारबेक्यू के प्रोग्राम करते हैं, कोयला इस्तेमाल करते हैं आप लोग। सो ये कार्बन एलिमेंट होता है। कार्बन पेंसिल में भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट की शक्ल में, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो का पेंसिल में इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, वो भी एलिमेंट है, कार्बन है। इसी तरह डायमंड भी कार्बन की एक किस्म है। डायमंड को तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा,
पिक्चर वगैरह तो देखा होगा, लेकिन मैं रियल में बात कर रहा हूँ। इसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस एलिमेंट है। ये कहाँ आपने देखा होगा? तो ये मैच बॉक्स में जो तिली होते हैं उसके टोपी, वो फास्फोरस होता है। सही है, आग जलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मरकरी थर्मामीटर के अंदर होता है, इसको भी आपने देखा है। कॉपर, जितने भी बिजली के लंबे लंबे तार आप लोग देखते हैं उसमें कॉपर होता है। सही है, कॉपर से बने होते हैं। जो एक सिटी से दूसरे सिटी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, तारे हम इस्तेमाल करते हैं तो कॉपर की तारे हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी हम देखते रहते हैं, इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल को आइसक्रीम आप जब लेते हैं किसी अच्छी जगह से, तो वो पैक करके देते हैं आइसक्रीम को एल्यूमिनियम फॉयल में, ताकि वो ठंडी रहे। इसी तरह आप जब बर्गर लेने या किसी और चीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल इस्तेमाल करते हैं। जब आप पार्सल करते हैं बर्गर को, तो वो एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करके देते हैं ताकि वो गर्म रहे। टंगस्टन एलिमेंट है, ये जो पुराने बल्ब होते थे तो उसमें इस्तेमाल होता था। अब तो एलसीडी है, या जो हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब आम बल्ब इस्तेमाल करते हैं एलईडी के, इसमें नहीं है, लेकिन पुराने जो बल्ब है उसमें इस्तेमाल होता था टंगस्टन। तो ये सारे एलिमेंट्स है जो कि आप लोग अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन अ कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपसे यहां पर क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी किसी कंपाउंड को देखा है? थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या आपने कंपाउंड को देखा है? तो यस, आपने कंपाउंड को देखा है। बहुत सारे कंपाउंड्स आपने देखे हैं लाइफ में। यस, वी हैव सीन कंपाउंड्स इन डेली लाइफ लाइक वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड। सक्रोज, चीनी का फार्मूला है C12H22O11, सक्रोज इसका नाम है। सक्रोज चीनी को कहते हैं, इसका फार्मूला है C12H22O11। ये भी आप लोग देखते रहते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, एनर्जी सोर्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं शरबत में। सही है, तो ग्लूकोज भी देख चुके हैं। सोडियम क्लोराइड साल्ट है NaCl, और ये भी आप लोग देखते रहते हैं। सही है, ये भी कंपाउंड है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स आप लोग डेली लाइफ में देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? हमने पहले बात कर ली, एलिमेंट और कंपाउंड ये खालिस चीज़ें होती है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों खालिस होते हैं, मिक्सचर खालिस नहीं होता। तो एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं, दैट प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स आर केमिकली आइडेंटिकल इज कॉल्ड एलिमेंट। वो खालिस शे जिसमें तमाम एटम्स केमिकली एक जैसे हों, उसको हम कहेंगे ये एलिमेंट है। वो खालिस शे जिसमें तमाम एटम्स केमिकली एक जैसे हों। केमिकली एक जैसे का मतलब क्या है? जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो। एटम्स हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं, तमाम एटमों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो हम बोलेंगे ये तमाम एटम्स केमिकली एक जैसे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, बराबर हो, तो वो एटम्स केमिकली एक जैसे होंगे। ओके, और तो उसको हम बोलेंगे ये एलिमेंट है। तमाम एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाएंगे। एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। एक जैसे एटम्स, मुख्तलिफ एटम्स नहीं होंगे, एक जैसे एटम्स मिल जाते हैं तो उनसे एलिमेंट बन जाता है। एग्जांपल्स, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल हैव 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के एटम्स में 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह
सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखें, एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अदर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, फास्फोरस। बहुत सारे हमने पहले भी बात की थी, सही, तो उनका नाम आप लोगों ने याद रखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये चंद एलिमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। टोटल जो एलिमेंट्स है अभी तक वो है 118 एलिमेंट सो फार डिस्कवर हो चुके हैं। अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ओके, क्लासिफिकेशन नंबर 1। एलिमेंट्स टोटल है 118, तो इसको हम किन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं? 3 तरीकों से हम इनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन नंबर 1 है कि इनमें गैसेस कितने हैं, लिक्विड्स कितने हैं और सॉलिड्स कितने हैं। 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। 118 में 11 एलिमेंट्स पाए जाते हैं गैसियस हालत में। गैसियस हालत में पाए जाते हैं 11 एलिमेंट्स। इसमें शामिल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान। ये 11 एलिमेंट्स है जो कि पाए जाते हैं गैसियस हालत में। टोटल कितने हैं? 118। 118 में से ये 11 एलिमेंट्स गैसियस हालत में पाए जाते हैं। लिक्विड्स हालत में सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। मतलब रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं लिक्विड हालत में। एक है मरकरी और एक है ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन दोनों लिक्विड हालत में पाए जाते हैं। मरकरी होता है मेटल, मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। अगर आपसे कोई पूछे वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड हालत में पाया जाता है, तो वो है मरकरी। वाहिद मेटल है जो पाया जाता है लिक्विड हालत में। बाकी तमाम मेटल्स होते हैं सॉलिड हालत में। बाकी तमाम मेटल्स सॉलिड हालत में पाए जाते हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी इज लिक्विड। ओके, ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड हालत में पाया जाता है। ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड हालत में पाया जाता है। सॉलिड्स सॉलिड्स होते हैं 105। टोटल एलिमेंट्स है 118। 118 में से 105 सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। गोल्ड सॉलिड है, सिल्वर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, कार्बन, फास्फोरस, इसी तरह टोटल 105 एलिमेंट्स हैं जो कि सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर 2। एलिमेंट्स को हम दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं कि इसमें मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स कितने हैं और मेटलाइट्स कितने हैं। मेटल्स है 94। टोटल मेटल्स कितने हैं? 118 में से 94 मेटल्स है। सबसे ज्यादा मेटल्स पाए जाते हैं एलिमेंट्स में। नॉन मेटल्स है 17। नॉन मेटल्स है 17 और मेटलाइट्स है 7। मेटलाइट्स का दूसरा नाम है सीमी मेटल्स। मेटलाइट्स को सीमी मेटल्स भी कहते हैं। कितने हैं? 7 है। मेटल्स है 94, नॉन मेटल्स है 17 और मेटलाइट्स है या सेमी मेटल्स है 7। ये याद रखना है। ये क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन नंबर 3। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक्स हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक्स हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने तकसीम किए हैं सारे एलिमेंट्स को। ये कैसे तकसीम किए हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बेस पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बेस पर।
आपने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी तो आप लोग नहीं लिख सकते, लेकिन बाद में आप लोग सीख जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में चला गया, सबशेल 4 है, SPDF 4 सबशेल है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में चला जाता है वही उसका ब्लॉक होता है। ये फिर आप लोग बाद में सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम उर्दू में कहते हैं दात, दातें। मेटल्स दातें, दातें जो है इसके प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कौन कौन सी है ये हमने पढ़ने हैं। नंबर 1, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड स्टेट। तमाम मेटल्स 94 मेटल्स हैं, 94 में से 93 सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। सिर्फ एक मेटल है मरकरी, ये लिक्विड हालत में पाया जाता है। तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी के अलावा, विच इज इन लिक्विड स्टेट। नंबर 2, metals are usually soft and can be cut with a knife. metals आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं और इसको हम छुरी से, चाकू से काट सकते हैं। नंबर 3, freshly prepared metals are shiny and lustrous. जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मेटल्स होते हैं, जिसको जिस टाइम हम बना लेते हैं तो वो शाइनी होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब है स्लिपरी होते हैं, सही, जिसको आप पकड़ते हैं तो स्लिप हो जाते हैं आपके हाथ से। नंबर 4, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कंडक्टर होते हैं, इनमें बिजली और हरारत पास हो सकती है। मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, जिस चीज में बिजली और हरारत पास हो सकती हो उसको हम बोलते हैं ये कंडक्टर है। तो मेटल्स आर कंडक्टर, मेटल्स में बिजली और हरारत पास हो सकती है। क्यों पास हो सकती है? तो आपने कहना है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टर होते हैं। नंबर 5, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है? गिव्स इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एटम देता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन देकर इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। याद रखें, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स में हम पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं तारपजीर, उर्दू में बोलते हैं तारपजीर। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। मेटल से हम लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। बिजली के तारों को देखें, कॉपर के बने होते हैं, लंबी लंबी तारें हैं, मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक इतनी लंबी तारें हैं, कॉपर के बने होते हैं। आयरन को देख रहे हैं, इससे हम लंबे लंबे सरिये बनाते हैं, जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो मेटल की क्वालिटी ये है कि डक्टाइल होते हैं, इससे हम लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल से हम बड़े बड़े शीट बना सकते हैं, बड़े बड़े दरवाजे बनाते हैं। तो मेलिएबल का मतलब है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। इससे हम बड़े बड़े शीट बनाते हैं, तो मेलिएबल होते हैं मेटल्स। मेटल के साथ जिस तरह खेलना चाहो खेल सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहो। मसलन गोल्ड है, गोल्ड को देख ले, मेटल है, उससे हम कभी चूड़ियां बनाते हैं, कभी अंगूठे बनाते हैं, कभी एक जेवरात बनाते हैं, कभी दूसरे जेवरात बनाते हैं। जो बनाना चाहो आप बना सकते हो, जिस तरह मोड़ना चाहो आप मोड़ सकते हो मेटल्स को।
नॉन मेटल्स में इक्वालिटी नहीं होती, नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब फोटक होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर सीजियम, गोल्ड, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स अच्छे मेटल्स है। ये क्या है? अच्छे मेटल्स है। खासकर जो फर्स्ट ए वाले हैं अल्कली मेटल्स, वो सबसे अच्छे मेटल्स है, जिसमें शामिल है सोडियम, पोटाशियम, सीजियम। सही, तो ये सबसे अच्छे मेटल्स तस्वर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को हम बोलेंगे गैर धातें। गैर धातें, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नंबर 1, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस। नॉन मेटल्स है हमारे पास 17 एलिमेंट्स में, टोटल एलिमेंट्स है 118, 118 में 17 नॉन मेटल्स है। तो ये ज्यादातर गैशियस हालत में पाए जाते हैं या सॉलिड हालत में भी होते हैं। चंद एक लिक्विड हालत में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है जो कि लिक्विड हालत में पाया जाता है। ज्यादातर ये गैशियस हालत में पाए जाते हैं। 11 गैसेस है, 17 में से 11 नॉन मेटल्स गैशियस हालत में पाए जाते हैं। नंबर 2, दे आर नॉन कंडक्टर्स आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये यूजुअली नॉन कंडक्टर होते हैं या बेड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें बिजली और हरारत पास नहीं हो सकती। मेटल्स में पास हो सकती है और नॉन मेटल्स में बिजली और हरारत पास नहीं हो सकती। नंबर 3, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर आता है प्लस चार्ज, और जब एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर आता है माइनस चार्ज। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये बन जाते हैं नेगेटिव चार्ज आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस बन जाते हैं। तो इसीलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नंबर 4, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं। कट ऑन मोल्डिंग इट, जब आप इसको मोड़ते हैं तो ये टक के साथ टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स को जब आप मोड़ते हैं तो ये टक के साथ टूट जाते हैं, ये मुड़ेगा नहीं, ये टूट जाएगा। एग्जाम्पल्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, कार्बन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंपाउंड। हमने एलिमेंट पढ़ लिया, अब जाते हैं मैटर के दूसरे काइंड पर जिसको कंपाउंड कहते हैं। हमने पढ़ा था एलिमेंट के, मैटर के 3 काइंड्स होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो एलिमेंट हमने पढ़ लिया, अब कंपाउंड पे जाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? व्हेन 2 or more different atoms combine chemically, compound is formed। जब 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ एटम्स, शर्त क्या है? मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिल जाते हैं, केमिकली मिल जाते हैं, मतलब बांड बना लेते हैं, तो कंपाउंड बन जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ एटम्स, मुख्तलिफ जरूरी है इसमें, सही है। तो 2 एटम्स हो मुख्तलिफ, सेम ना हो, या 3 हो या 4 हो या ज्यादा हो, आपस में केमिकली मिल जाते हैं तो कंपाउंड बन जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो कहते हैं 1 को, डाई कहते हैं 2 को, ट्राई कहते हैं 3 को, टेट्रा कहते हैं 4 को, पेंटा कहते हैं 5 को, और हेक्सा कहते हैं 6 को। यहां तक आपको याद होना चाहिए। मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका फार्मूला है, ये कंपाउंड है। इसमें 2 एटम्स हैं और दोनों मुख्तलिफ है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह है H2O वाटर।
वाटर का फार्मूला है H2O, तो इसमें दो एटम्स हैं, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स मिले हुए हैं, 3 एटम्स है टोटल सही, तो इससे बन जाएगा वाटर, वाटर कंपाउंड है। इसी तरह CO2 कंपाउंड है, इसी तरह H2SO4 कंपाउंड है। CO2 का नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है तो डाई हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ताकतवर तेजाब है, सबसे ताकतवर तेजाब है। इसी तरह HNO3 ये भी ताकतवर तेजाब है, एसिड है सही है, तो इसका नाम भी याद रखना है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, और H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोल, डिफाइन मॉलिक्यूल, डिफाइन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन 2 or more similar or different atoms combine chemically, molecule is formed। जब 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर या डिफरेंट एटम्स, कंपाउंड के लिए शर्त था 2 डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। मॉलिक्यूल में क्या है? सिमिलर एटम्स हो या मुख्तलिफ एटम्स हो, जब वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। When 2 or more similar or different atoms combine chemically, molecule is formed। जब 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एटम्स या मुख्तलिफ एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए केमिकली, मॉलिक्यूल बन जाता है। एग्जांपल्स: O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, O2 इज ऑक्सीजन गैस। O3 क्या है? ओजोन, O3 ओजोन, 3 एटम आपस में मिले हुए हैं। N2 नाइट्रोजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस, Br2 ब्रोमीन गैस, F2 फ्लोरीन गैस, सॉरी ब्रोमीन गैस नहीं है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, सही है, ब्रोमीन लिक्विड है Br2, फ्लोरीन F2 फ्लोरीन गैस है, H2 हाइड्रोजन गैस है। ये जो लिखे हुए हैं सारे ये कंपाउंड्स नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है, लेकिन इसको हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है, लेकिन कंपाउंड नहीं है। अदर एग्जांपल्स क्या है मॉलिक्यूल के? H2O कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। H2O कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। मुख्तलिफ एटम्स हो या सिमिलर एटम्स हो मॉलिक्यूल में, तो हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, हर कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं। H2O कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। H2SO4 HNO3 ये कंपाउंड्स भी है और मॉलिक्यूल्स भी है। तो याद रखें हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता। एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। जो हमने लिखे हैं O2 O3 N2 Cl2 Br2 सिमिलर एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स हैं तो ये मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे लिखे हुए हैं H2O CO2 H2SO4 तो ये कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। हर कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन हर मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन है व्हेन 2 or more different substances combine physically, mixture is formed। जब 2 या 2 से ज्यादा अशिया, खालिस अशिया मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन करे, फिजिकली मिल जाए तो मिक्सचर बनेगा। 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड्स या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में हम मिक्स कर दे तो मिक्सचर हासिल होगा। मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं एयर, मिक्स्ड साल्ट एंड शुगर, साल्ट और शुगर ले लें आपस में मिक्स कर दें।
साल्ट इन वाटर, साल्ट ले लें वाटर में हल कर लें, या शुगर ले लें वाटर में हल कर लें, तो मिक्सचर हासिल हो जाएगा। एयर हवा मिक्सचर है, साल्ट और शुगर आपस में मिक्स कर दें, वो भी शुगर मतलब मिक्सचर है। साल्ट को पानी में हल कर लें, वो भी मिक्सचर बन जाएगा। और साल्ट को या मतलब शुगर को पानी में हल कर लें तो वो भी मिक्सचर बन जाएगा। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। नंबर वन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम बोलते हैं मिक्सचर हैविंग वन फेज। होमो का मतलब है एक जैसा, जीनियस का मतलब है फेज, वन फेज, एक जैसा फेज हो। ऐसा मिक्सचर जिसमें हर जगह पर कंसंट्रेशन बराबर हो, यकसा हो, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन है अ मिक्सचर विच कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ सल्यूट थ्रूआउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें सल्यूट की मिकदार हर जगह पर यकसा हो, बराबर हो, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एयर हवा। हवा होमोजीनियस मिक्सचर की एक किस्म है। साल्ट डिजोल्व्ड इन वाटर, पानी में साल्ट को डिजोल्व कर ले, नमक को हल कर ले, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर में शुगर को हल कर ले तो भी होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? हर जगह पर बराबर मिकदार होनी चाहिए। मसलन आपने शुगर, चीनी हल कर ली पानी में, अब जहां से भी एक कतरा उठाएंगे आपको बराबर जायका महसूस होगा। हर जगह पर शुगर की मिकदार बराबर होगी, इसीलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, या इसको हम कहते हैं वन फेज वाला मिक्सचर। वन फेज होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या है? वन फेज। दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब है मोर देन वन फेज। ऐसा मिक्सचर हो जिसमें मोर देन वन फेज हो, एक से ज्यादा हालतें हो, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन है अ मिक्सचर which contains unequal distribution of solute throughout the mixture is called heterogeneous mixture। unequal distribution of solute होगा, कहीं पर सल्यूट ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर कैसा होगा, कहीं पर जैसा होगा, मतलब मुख्तलिफ होगा, तो हम उसको बोलेंगे ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मसलन आपने नमक और चीनी को हल कर दिया, नमक और चीनी को हल कर दिया, तो आप देखेंगे, मतलब मिक्स कर दिया, हल नहीं किया, मिक्स किया, नमक और चीनी को आपने मिक्स कर दिया, तो आप फिर उसको देख लें तो कहीं पर चीनी के दाने ज्यादा होंगे और कहीं पर साल्ट के दाने ज्यादा होंगे। आपको जो क्रिस्टल नजर आएंगे मिक्स करने के बाद, कहीं पर चीनी ज्यादा होगी, ज्यादा दाने पड़े होंगे, और कहीं पर नमक के ज्यादा दाने पड़े होंगे। क्रिस्टल ज्यादा कहीं किसी एक जगह पर होंगे, किसी दूसरी जगह पर होंगे, तो इस मिक्सचर को हम बोलेंगे ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, राइट। क्वेश्चन इज डिफाइन एटम और व्हाट इज एटम। आपसे क्वेश्चन है कि एटम को डिफाइन करें या एटम क्या होता है। तो एटम की डिफिनेशन आपको आनी चाहिए। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which possess all the characteristics of that element is called atom। एलिमेंट का छोटे से छोटा जर्रा जिसमें उस एलिमेंट के तमाम खसूसियात मौजूद हो, उस जर्रे को एटम कहते हैं। उस जर्रे को एटम कहेंगे। एलिमेंट का छोटे से छोटा जर्रा जिसमें उस एलिमेंट के तमाम खसूसियात मौजूद हो, उसे एटम कहेंगे। मसलन सोडियम का एक छोटा सा जर्रा है, तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें सोडियम के तमाम खसूसियात है या नहीं है। कौन कौन से खसूसियात देखते हैं? आपने देखना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए? सोडियम में 11 है, तो जर्रे में भी, उस जर्रे में भी 11 होने चाहिए प्रोटॉन्स। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं सोडियम में, तो उस मामूली जर्रे में 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। अगर प्रोटॉन B11 है और इलेक्ट्रॉन B11 है तो हम बोलेंगे उस जर्रे को कि ये सोडियम का एटम है। इसी तरह सपोज ऑक्सीजन का एक जर्रा है, एटम है, तो ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम बोलेंगे ये ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह दूसरे एलिमेंट का, तीसरे एलिमेंट का, सबका इसी तरह मुख्तलिफ होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे। अभी तक इस तरह समझे कि 118 किस्म के एटम्स हैं, 118 किस्म के एटम्स हैं। सही, सब में प्रोटॉन मुख्तलिफ है एक दूसरे से। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 1 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लिथियम में 3 प्रोटॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इस तरह 118वां जो एलिमेंट है उसमें 118 प्रोटॉन होते हैं और 118 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखें कि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। तो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल हम आगे पढ़ेंगे भी। O इज द ऑक्सीजन एटम, C इज द कार्बन एटम, एटसेट्रा। ओके, पार्ट्स ऑफ एटम्स, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एटम। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मरकज़ा इसको हम बोलते हैं, और नंबर 2 इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, या इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या ऑर्बिट, या इसका तीसरा नाम है शेल्स या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। मतलब दूसरे पार्ट के 4 नाम है, दूसरे पार्ट के 4 नाम है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं इसे, और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो एटम के 2 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, या ऑर्बिट, या शेल्स, या एनर्जी लेवल्स। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है अंदर, सही, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट इज इट एग्जिस्ट इन द सेंटर ऑफ द एटम। ये दरमियान में पाया जाता है, न्यूक्लियस दरमियान में पाया जाता है एटम के। नंबर 2 इट इज स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप का होता है। नंबर 3 इट्स साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। एटम के साइज के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। एटम बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो एटम के साइज के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। नंबर 4 इज न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1913। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने 1913 में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करके। नंबर 5 इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पर है प्लस चार्ज, तो इसीलिए न्यूक्लियस पर भी प्लस चार्ज होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स मोर देन 100 पार्टिकल्स। न्यूक्लियस में 100 से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 7 2 पार्टिकल्स आर स्टेबल इन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं। वैसे तो 100 से ज्यादा पार्टिकल्स है, लेकिन 2 स्टेबल पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों स्टेबल पार्टिकल्स हैं। बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो बनते हैं ख़त्म होते हैं, बनते हैं ख़त्म होते हैं, मतलब वो स्टेबल पार्टिकल्स नहीं है। नंबर 8 न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल हैविंग नो चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। नंबर 9 न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने
1932 में। नंबर 10, न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल इन एन एटम। एटम में सबसे हैवी पार्टिकल, हैवीएस्ट पार्टिकल, सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। एक न्यूट्रॉन बराबर होता है 1842 इलेक्ट्रॉन्स के। एक न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है 1842 इलेक्ट्रॉनों के। सही है, तो ये आपने याद रखना है। और न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है। न्यूक्लियस में 100 से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सही, तो ये तमाम पॉइंट्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट point is number 11. Proton was discovered by Goldstein in 1886. प्रोटॉन को गोल्डस्टीन नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया था 1886 में। 11 नंबर, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। नंबर 13, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस 1.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम्ब। चार्ज की यूनिट है कूलम्ब। तो चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पर? वो है प्लस 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। 14, प्रोटॉन इज द सेकंड हेवीएस्ट पार्टिकल इन एन एटम। सबसे भारी जर्रा है न्यूट्रॉन, दूसरे नंबर पर भारी जर्रा है प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन बराबर होता है 1836 इलेक्ट्रॉनों के। 1836 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का मास 1836 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नंबर 15, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic number. It is represented by Z। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसे हम Z से जाहिर करते हैं। अगर प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। अगर प्रोटॉन 2 है तो एटॉमिक नंबर 2 होगा। अगर प्रोटॉन 3 है तो एटॉमिक नंबर 3 होगा। और अगर प्रोटॉन 118 है तो एटॉमिक नंबर 118 होगा। 118 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। 118 तक एलिमेंट, 1 से लेकर 118 तक, अभी तक 118 एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर को मोज़ले ने डिस्कवर किया था 1913 में। 1913 में मोज़ले ने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर को। Atomic number was discovered by Moseley in 1913. 17. The sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called atomic mass. Atomic mass is represented by A. The sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called atomic mass. एटॉमिक मास क्या चीज़ है? ऐसे मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में 2 स्टेबल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। दोनों को जमा कर लें, सम कहते हैं मजमुआ, जमा करना। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जमा कर दे, जो आएगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा या उसे मास नंबर कहते हैं। मसलन सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स मौजूद है और 12 न्यूट्रॉन्स मौजूद है। तो 11 और 12 ये हो गया 23। सो 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास को हम ए से जाहिर करते हैं, कैपिटल ए से हम इसको जाहिर करते हैं। नंबर 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus are equal to the number of electrons in an atom. Number of protons in the nucleus are equal to the number of electrons in an atom. कहते हैं
कि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस से बाहर शेल्स में। एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 10 प्रोटॉन हो तो इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे। अगर 20 प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। सही, जितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे न्यूक्लियस के से बाहर शेल्स में। इसीलिए एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि अंदर है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस से बाहर है इलेक्ट्रॉन्स। एक पर प्लस चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। दोनों का चार्ज बराबर है लेकिन अपोजिट है। प्रोटॉन पर होता है प्लस 1.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम्ब और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है माइनस 1.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम्ब। तो दोनों का चार्ज बराबर है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, अपोजिट है, लिहाजा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और एटम एज अ होल न्यूट्रल होगा। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। जब एटम पर चार्ज आ जाता है तो फिर उसको हम एटम नहीं कह सकते, फिर उसको हम आयन कहेंगे। तो एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा पार्ट है एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस एटम का। एटम का दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर दायरों में, खास दायरों में हरकत करते हैं और उन दायरों को शेल्स बोलते हैं या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं या ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। 4 नाम हैं। शेल्स भी कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। शेल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। शेल्स को ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। नंबर 3, they are called energy levels because they have specific energy, fixed energy। एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं शेल्स को? क्योंकि हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड होती है। हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड होती है, इसीलिए शेल्स को एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी लेवल। नंबर 4, there are maximum 7 shells in an atom। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं 7 अकॉर्डिंग टू बोहर। 1 से लेकर 7 तक शेल्स होते हैं। मतलब कुछ एटम्स है उसमें 1 शेल है, कुछ एटम्स है उसमें 2 शेल होते हैं, कुछ एटम्स है उसमें 3 शेल होंगे, 4 शेल भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। 8 शेल वाला एटम अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। 8 शेल वाला एटम अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। नंबर 5, शेल नेम्स आर K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O शेल, P शेल एंड Q शेल। शेल्स के 2 किस्म के नाम है। एक नाम है K से स्टार्ट है, K L M N O P Q, जो न्यूक्लियस के करीब होता है वो K शेल। उसके दूसरे नंबर पे दूसरा L शेल, M शेल एंड इस तरह आखिरी शेल जो होगा सबसे न्यूक्लियस से जो दूर होगा, सबसे लास्ट, वो होगा Q शेल। या इसके नाम है, दूसरा तरीका है 1 2 3, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 7 तक। तो शेल नंबर 1 होगा K शेल। K शेल को शेल नंबर 1 कहते हैं, L शेल को शेल नंबर 2 कहते हैं, M शेल को शेल नंबर 3 कहते हैं एंड इस तरह सो ऑन। तो K शेल या शेल नंबर 1 न्यूक्लियस के करीब होता है और बाकी उसके बाद होते हैं। Q शेल सबसे आखिर में होगा। नंबर 6, साइज ऑफ द शेल इंक्रीजेज विद शेल नंबर। साइज ऑफ द शेल, शेल का साइज बढ़ता है। मतलब K शेल सबसे छोटा होगा, L शेल बड़ा होगा,
M शेल और बड़ा होगा, N शेल और बड़ा होगा और आखिरी शेल Q शेल सबसे बड़ा होगा। तो शेल का साइज बढ़ता है जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। वो सही है, मतलब K शेल छोटा है और Q शेल सबसे बड़ा है। नंबर 7, एनर्जी ऑफ शेल्स आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम K टू Q शेल। एनर्जी ऑफ शेल, सबसे कम एनर्जी होती है K शेल की। K शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। L शेल की एनर्जी ज्यादा होती है। M शेल की एनर्जी और ज्यादा होती है। N शेल की एनर्जी और ज्यादा होती है और Q शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जितना न्यूक्लियस के करीब होगा तो एनर्जी कम होगी, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। उसकी वजह क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है और रिपल्जन से एनर्जी बढ़ती है। तो अट्रैक्शन अगर आप देखें K शेल न्यूक्लियस के करीब है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो K शेल की एनर्जी कम होती है। जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन में कमी आएगी, अट्रैक्शन में कमी आएगी तो एनर्जी बढ़ेगी। नंबर 8, इंटरशेल डिस्टेंस इंक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इंटरशेल डिस्टेंस, शेल्स के दरमियान फासला, शेल्स के दरमियान फासला बढ़ता है जब हम जाते हैं न्यूक्लियस से दूर। मतलब शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 के दरमियान जो फासला है वो कम होगा। शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 के दरमियान फासला या एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। शेल नंबर 2 और शेल नंबर 3 के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस या फासला ज्यादा होगा। शेल नंबर 3 और शेल नंबर 4 के दरमियान डिफरेंस और ज्यादा होगा। शेल नंबर 4 और 5 के दरमियान और ज्यादा होगा एंड इस तरह सो ऑन। इंटर शेल डिस्टेंस या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स इंक्रीज होता है जब हम शेल से दूर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9, इंटर शेल्स एनर्जी डिफरेंस आल्सो इंक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा। शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। शेल नंबर 2 और शेल नंबर 3 के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होगा। शेल नंबर 3 और 4 के दरमियान और ज्यादा होगा। शेल नंबर 4 और 5 के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस और ज्यादा होगा एंड इस तरह सो ऑन। ये ऑर्डर यहां पर दिया गया है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा 6 और 7 के दरमियान, फिर उसके बाद कम होगा 6 और 5 के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, 5 और 4 के दरमियान और कम होगा, 4 और 3 के दरमियान और कम होगा और सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 के दरमियान। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्जन। शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक शेल और दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके दरमियान रिपल्जन होगी क्योंकि दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों शेल्स के दरमियान रिपल्जन होती है। अब जितने इलेक्ट्रॉन कम हो तो रिपल्जन कम होगी, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्जन ज्यादा होगी। तो शेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, शेल नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, शेल नंबर 3 में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, शेल नंबर 4 में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो जो ही हम जाते हैं न्यूक्लियस से दूर तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्जन ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 10 इज इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है।
अब चार्ज कितना होता है, ये प्रोटॉन के बराबर है, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन अपोजिट इन साइन। वहां पर प्लस होता है चार्ज और यहां पर होता है माइनस। Point number 11 is number of electrons in an atom are equal to the number of protons in the nucleus. न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं शेल्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम एज अ होल न्यूट्रल होगा। एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है लेकिन मुखालिफ चार्ज के साथ है, इसी वजह से। नंबर 13, इलेक्ट्रॉन्स इज द लाइटेस्ट पार्टिकल इन एन एटम। सबसे हल्का जर्रा कौन सा है, तो सबसे हल्का जर्रा इलेक्ट्रॉन है। नंबर 14, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव बट इक्वल टू द चार्ज ऑन द प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज हमने पढ़ा प्लस 1.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम प्लस था। यहां इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज है लेकिन माइनस है, माइनस 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों का चार्ज बराबर है लेकिन मुखालिफ सिमत में है। नंबर 15, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.602 या 62 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, तो माइनस में है 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। 16 नंबर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। जब पावर माइनस में हो तो इसका मतलब है ये बहुत कम नंबर है। पावर माइनस में हो तो इसका मतलब होगा ये बहुत कम नंबर है, और पावर अगर प्लस में हो तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ा नंबर है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस, बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच अ शेल कैन होल्ड can be found from the formula 2n square where n is the shell number। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके लिए फार्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके लिए फार्मूला है 2n स्क्वायर। n क्या चीज है, शेल नंबर है। n क्या चीज है, शेल नंबर है। अब शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें, n1 पुट कर लें। तो 2n स्क्वायर फार्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर। आप लोग बॉक्स को देख लें, जो ग्रीन बॉक्स दिया गया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, सही है। तो ये हो गया 2 1 जा 2। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं शेल नंबर 1 में। शेल नंबर 1 में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फार्मूला है 2n स्क्वायर, n की जगह पर 2 लगा लें, 2 की पावर 2 हो गया। अब 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, ये इसको मल्टीप्लाइड कर ले तो 8 आ जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दूसरे शेल में। शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर 3 पुट कर ले n की जगह पर, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं शेल नंबर 3 में। शेल नंबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फार्मूला है 2n स्क्वायर, n की जगह पर 4 लगा ले। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 आ जाएगा। 16 2 जा 32, 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं शेल नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन आयन। क्वेश्चन है आपसे आयन की डेफिनेशन बयान करे या लिखे। व्हाट इज आयन, सही है। तो आयन की डेफिनेशन है व्हेन एन एटम गेन और लॉस 1 or more electrons it becomes negatively charged or positively charged species called ion। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर चार्ज आ जाएगा, उस पर
चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा या प्लस चार्ज आएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर आएगा माइनस चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर आएगा माइनस चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर आएगा प्लस चार्ज। और जब चार्ज आ जाएगा एटम पर तो फिर उसको हम एटम नहीं कहेंगे, फिर वो आयन बन जाएगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है तो उस पर प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा और फिर उसे हम आयन कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन है एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। एटम जिस पर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो उसे हम आयन कहेंगे। मसलन एग्जांपल्स दिए हैं Na+1, K+1, Mg+2, Ca+2, Al+3, Cl-1, Br-1, O-2। याद रखें, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर आएगा +1 चार्ज, जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर आएगा +2 चार्ज, और जब 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर आएगा +3 चार्ज। +3 का मतलब है ये एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी दूसरे एटम को। माइनस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन एटम लेता है। एक इलेक्ट्रॉन लेने से -1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने से -2 चार्ज आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लेने से -3 चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है -3 चार्ज। -3 चार्ज का मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इजाफी है, ज्यादा है प्रोटॉनों से। ओके, टाइप्स ऑफ आयंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस के 2 किस्में हैं, एक को हम कहते हैं कैटाइन और एक को हम कहते हैं एनाइन। नंबर 1 इज कैटाइन और नंबर 2 इज एनाइन। सही है। प्लस चार्जेस वाले जितने भी हैं उनको बोलते हैं कैटाइन, प्लस चार्जेस वाले को कैटाइन बोलते हैं और नेगेटिव चार्जेस वाले को एनाइन कहते हैं। ओके, तो आयन की 2 किस्में हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन्स क्या होते हैं? एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटाइन। जब एटम पर कोई चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, +1, +2, +3, तो उसको हम कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैटाइन बोलेंगे। कैटाइन को कुछ लोग कैशन भी पढ़ते हैं, CATION, कैशन। तो कुछ लोग कैटाइन बोलते हैं और कुछ लोग कैशन बोलते हैं। सही है, मतलब पढ़ने के मुख्तलिफ अंदाज है। तो एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन। एटम जिस पर प्लस चार्ज हो तो उसको हम कैटाइन बोलेंगे। एग्जांपल्स, या इसका जो दूसरा डेफिनेशन है, व्हेन एन एटम लॉस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड कैटाइन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, +1, +2, +3, और फिर प्लस चार्ज जिस पर आ जाए उसको हम बोलेंगे ये कैटाइन है। ये क्या है? कैटाइन है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या ज्यादा, तो उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और फिर उस एटम को कैटाइन बोलेंगे। एग्जांपल्स, तो Na+1, K+1, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं। Mg+2, Ca+2, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं किसी दूसरे एटम को, और Al+3, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी दूसरे एटम को। दूसरा टाइप है एनाइन। एनाइन, सही है। एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। एटम जिस पर माइनस चार्ज हो, माइनस चार्ज, एक एटम जिस पर माइनस चार्ज हो तो उसको एनाइन कहेंगे। या इसका दूसरा डेफिनेशन है, व्हेन एन एटम गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड एनाइन। जब कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, -1, -2 या -3, और फिर उसको हम क्या बोलेंगे? एनाइन बोलेंगे।
फिर उसको हम एटम नहीं बोल सकते, फिर उसको हम कैटाइन नहीं बोल सकते। माइनस चार्ज वाले को एनाइन बोलेंगे। Cl-1 Br-1, इसका मतलब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉनों से। सही है, तो -1 चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉनों से। +1 चार्ज का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉनों से। एक इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉनों से, मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसीलिए +1 चार्ज है। तो Cl-1 Br-1, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए इन पर चार्ज है -1। -2 चार्ज है ऑक्सीजन पर, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास इजाफी है, ज्यादा है प्रोटॉनों से, इसीलिए इस पर चार्ज है -2। N-3 का मतलब है नाइट्रोजन पर -3 चार्ज का मतलब है नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं किसी से, तो इसीलिए ये बन गया -3, ये एनाइन बन गया। सही है, -3 चार्ज है। -3 चार्ज का मतलब है 3 प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉनों से, या कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेडिकल। डिफाइन रेडिकल। आयन हमने पढ़ लिया। आयन क्या है? आयन एक एटम होता है, एक एटम जिस पर चार्ज हो प्लस या माइनस, तो उसको हम बोलेंगे आयन, वो एक एटम होगा। रेडिकल क्या होता है? ये है ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, और उस पर चार्ज हो तो फिर उसको हम रेडिकल बोलते हैं। डिफिनेशन क्या है? रेडिकल की डिफिनेशन है 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, मतलब एक ना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। 2 or more atoms having positive or negative charge is called ion। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हो जिस पर चार्ज हो प्लस या माइनस, तो फिर उसे हम रेडिकल बोलेंगे। या दूसरी डिफिनेशन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो भी हो, तो उसको हम बोलेंगे रेडिकल। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH, OH-1, उस पर चार्ज है, तो हाइड्रोक्साइड रेडिकल है। 2 एटम्स हैं आपस में मिले हुए हैं और इस पर चार्ज है, तो इसीलिए इसका नाम होगा हाइड्रोक्साइड रेडिकल है। दूसरा है नाइट्रेट। नाइट्रेट का सिंबल है NO3-1, NO3-1, ये आपने याद रखना है। NO3-1, जब भी नाइट्रेट आ गया तो इसका मतलब है आपने लिखना है NO3-1। कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल है CO3 और इस पर चार्ज होता है -1। CO3-2, CO3-2, कार्बोनेट पर चार्ज होता है -2, तो ये आपने याद रखना है। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। जब भी आ गया कार्बोनेट तो इसका सिंबल होगा या फार्मूला होगा CO3, और जब CO3 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए ये कार्बोनेट है। -2 इसकी वैलेंसी है या इस पर चार्ज है। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या बाइकार्बोनेट कहते हैं HCO3 को। HCO3 और इस पर चार्ज है -1। चार्ज क्या है? -1 चार्ज है। तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सिंबल है HCO3 और इस पर चार्ज है या इसकी वैलेंसी है -1। सल्फेट, सल्फेट का सिंबल है SO4। SO4-2, 5 एटम्स है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, और इस पर चार्ज क्या है? -2, तो ये भी रेडिकल है। नेक्स्ट है फास्फेट। फास्फेट है PO4-3, PO4-3, फास्फेट। जहां पर भी फास्फेट लफ्ज आ गया तो इसका फार्मूला होगा PO4-3, इसकी वैलेंसी होगी या चार्ज होगा, तो यह रेडिकल है। 5 एटम्स यहां पर भी है।
नेक्स्ट इज एसीटेट। एसीटेट का फार्मूला है CH3COO-1, -1 चार्ज है या इसकी वैलेंसी है। CH3COOH एसिटिक एसिड होता है और उसी से ये एसीटेट है, एसीटेट सही। तो एसीटेट पर -1 चार्ज है, ये भी रेडिकल है। नेक्स्ट वन इज अमोनियम। अमोनियम NH4+1, NH4+1 ये है अमोनियम रेडिकल। अमोनियम रेडिकल है सही। कितने एटम्स है? 5 एटम्स है इसमें। एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और इस पर चार्ज है +1। तो ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर चार्ज हो उसे रेडिकल कहते हैं। और भी कुछ है लेकिन यहाँ जो अभी दिए गए हैं ये आप लोगों ने याद रखते हैं। जो कुछ रहते हैं वो हम सिंबल्स में लिखेंगे, तो सिंबल्स में वो आपको फिर याद करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म हो गया। ये लेक्चर नंबर 2 था चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये केमिस्ट्री के ABC है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। जिस तरह अगर आपको ABC का नहीं पता, A से लेकर Z तक आपको अल्फ़ाबेट्स का नहीं पता तो आप अपना नाम भी नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपको ये बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती, ये नहीं आते जो अभी हम पढ़ रहे हैं 3-4 लेक्चर्स में, तो आप केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है कि एटम क्या चीज़ है, सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल क्या है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आप केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इन लेक्चर्स को नोट कर लें, इनको मेमोराइज कर लें, ताकि आगे आप लोगों को केमिस्ट्री समझ आ जाए। थैंक यू।